मैं डॉक्टर राम प्रताप यादव आज आपसे खंड 3 पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर चर्चा करूंगा। इस खंड में 3 इकाइयां हैं, जिसमें आज हम लोग 2 इकाइयों के ऊपर चर्चा करेंगे। इकाई 7 में प्रवास, शरणार्थियों तथा नागरिकता जैसे विषयों की व्याख्या की गई है और इसमें हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। इसी तरीके से इकाई 8 में पूर्वोत्तर में जो स्वायत्ता आंदोलन की चर्चा है, उस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट कोड है BPSC 145, यानी कि डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो पूर्वोत्तर में अभी तक हम लोग पिछले यूनिट में यही चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत में किस तरीके से लोकतंत्र और विकास की जो राजनीति हुई है और किस तरीके से पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं वो लोकतंत्र और विकास की गति में आगे बढ़े हैं। तो इसी संदर्भ में, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करते हैं ब्लॉक 3 खंड 3 पहचान की राजनीति, और इसमें शुरुआत करते हैं इकाई 7 से, जिसका शीर्षक है प्रवास, शरणार्थी और नागरिकता। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाल के दिनों में नागरिकता कानून को लेकर के पूरे देश में एक तरीके से एक माहौल बना, नया कानून आया और उसकी प्रतिक्रिया भी देश में देखने को मिली। तो इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो प्रवासी होते हैं, जो शरणार्थी होते हैं, और उनको जो नागरिकता देने का जो प्रावधान है और जो नागरिकता की एक्चुअल में जो अवधारणा है, आखिर वो क्या है, और पूर्वोत्तर भारत में जो अलग अलग समय में जो प्रवास हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, जो शरणार्थी लोग पहुंचे हैं अलग अलग क्षेत्रों से, और उनकी जो नागरिकता का मुद्दा है वो किस तरीके से रहा है। तो इसी सब गतिशीलता पे आइए हम शुरू करते हैं इकाई 7 और प्रवास, शरणार्थी और नागरिकता के अर्थ को समझते हैं। साथियों, 1930 के दशक से प्रवासियों का मुद्दा पूर्वोत्तर भारत की राजनीति पर हावी रहा है। यह औपनिवेशिक काल के बाद क्षेत्र की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। 1979 से लेकर के 85 के दौरान आप देखते हैं कि असम में विदेशी विरोधी जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ वो एक महत्वपूर्ण आंदोलन बनकर उभरा और पूर्वोत्तर भारत में निर्जाति राष्ट्रवादी राजनीति जो है वो मुखर हुई। हमने देखा कि पूरा पूर्वोत्तर इस दौरान आप देखते हैं कि 80 और 90 के दशक में एक तरीके से बाहरी और स्वदेशी लोगों की पहचान के इर्द गिर्द वहां की राजनीति घूमती रही। साथियों, समूह के पहचान के संदर्भ में प्रवासियों और स्वदेशी समुदाय मोटे तौर पर विभिन्न निर्जातीय समूहों से संबंधित है। आदिवासी क्षेत्रों में प्रवासियों और स्वदेशी समुदायों के बीच अंतर प्रायः अलग अलग आदिवासी और गैर आदिवासी समूहों के रूप में प्रकट किया जाता है। पूर्वोत्तर में आदिवासी क्षेत्रों में अक्सर हम देखते हैं कि जो बाहरी विरोध है, यानी बाहरी लोगों का एक विरोधी जो आंदोलन है, वो अक्सर देखा गया। और ऐसे में जो बाहरी विरोधी जो आंदोलन हुआ वो कहीं ना कहीं हिंसक भी रहा और पूरा पूर्वोत्तर एक लंबे दौर तक उस हिंसा की राजनीति से गुजरा है। साथियों, खासतौर से चुनाव में आप देखते हैं कि जो लामबंदी होती है वो काफी कभी कभी हिंसक लामबंदी में बदल जाती है। तो हमने देखा खासतौर से आप असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में प्रवास, खासतौर से माइग्रेशन एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। देश के विभाजन के उपरांत हम देखते हैं
कि पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का आगमन बड़ी संख्या में हुआ और बांग्लादेश के बन जाने के बाद भी हमने देखा कि ये प्रवासन, ये माइग्रेशन बढ़ता रहा। साथियों, प्रवास जो होता है वो लंबी या छोटी अवधि के लिए जो है रहने के लिए लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम देखते हैं कि स्थानांतरण के जैसा ही है। अर्थात यदि एक जगह से दूसरे जगह पे लोग अगर स्थापित हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो प्रवासन कर रहे हैं। साथियों, शरणार्थी वह व्यक्ति है जिसे विस्थापन के कारण अपने मूल निवास स्थान से दूसरे देश में पलायन करने के लिए मजबूर किया जाता है। कोई शौकिया तौर पे विस्थापन नहीं करता है और कोई भी अपना जगह जो है बड़े शौक से नहीं छोड़ता है। साथियों, विस्थापन बहुत सारे कारण के चलते हो सकता है। जैसे कि आप देखेंगे कि एक निर्जातीय अल्पसंख्यक के रूप में भी लोग विस्थापित होते हैं। अगर कहीं प्राकृतिक आपदा आ गई तब भी विस्थापन होता है। और कई मामलों में जो राज्य की नीतियां होती हैं वो भी जो है कुछ लोगों को विस्थापित करने के लिए, विस्थापन के लिए मजबूर करती है। इसी तरीके से अगर कोई सामाजिक संघर्ष है किसी क्षेत्र विशेष में या कोई बाहरी आक्रमण हो गया तो उस खतरे से बचने के लिए भी लोग विस्थापित होते हैं। नागरिक किसी देश के मूल निवासी होते हैं जिन्हें उस देश में रहने का कानूनी अधिकार दिया जाता है तथा जिन्हें राज्य द्वारा सभी प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। शरणार्थियों को कभी कभी उनके प्रवास के आधार पर नागरिकता दी जाती है और कभी कभी वे स्थायी रूप से शरणार्थी के रूप में रहते हैं। साथियों, नागरिकता जन्म, प्रकृतिकरण या आवेदन द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। ये 3 तरीके हैं नागरिकता प्राप्त करने के। जब प्रवासियों को मेजबानों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तब उन्हें पूर्ण रूप से नागरिकता प्रदान की जाती है। इसका मतलब है कि मूल नागरिकों की तरह से वो भी सभी अधिकारों का आनंद ले सकते हैं। भारतीय नागरिकता के साथ भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ने अवैध अप्रवासी को भी परिभाषित किया और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ने ये माना कि अवैध अप्रवासी वह है जो भारत में बिना वैध पासपोर्ट के प्रवेश करता है या अन्य यात्रा दस्तावेजों या ऐसे दस्तावेज या प्राधिकरण उस संबंध में या किसी वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा के बिना किसी कानून द्वारा निर्धारित दस्तावेज समय की अनुमत अवधि से अधिक रहता है। अर्थात बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय से अधिक समय तक देश में रहता है तो अवैध जो है वो अप्रवासन माना जाएगा। अवैध प्रवासियों को भी घुसपैठियों की तरह ही समझा जाता है और मेजबान देश द्वारा उन पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है या उन्हें उनके मूल देश में निर्वासित भी किया जा सकता है। साथियों, स्वतंत्रता पूर्व में हम देखते हैं कि अविभाजित भारत के अन्य क्षेत्रों से पूर्वोत्तर भारत में प्रवास 19वीं सदी के तीसरे दशक में शुरू हुआ था। यह उन क्षेत्रों के कब्जे के बाद हुआ जो बाद में असम के रूप में संगठित हुए। यह प्रवास अंग्रेजों के संरक्षण और प्रोत्साहन से हुआ था। उन्होंने अन्य क्षेत्रों के लोगों को जो कि विभिन्न आर्थिक और प्रशासनिक कार्यों में संलग्न थे उनको प्रोत्साहित किया था। जैसा कि हमने साथियों पिछले इकाई में चर्चा किया था कि किस तरीके से असम में विशेष तौर पे झारखंड और उस समय का मध्य प्रदेश जो अब छत्तीसगढ़ बन चुका है या जो अविभाजित जो बिहार था वहाँ से काफ़ी संख्या में मजदूरों का पलायन कराया गया और ये अंग्रेजों के द्वारा कराया गया जिससे कि चाय की खेती या चाय के बागानों में श्रमिक यानी मजदूर सुलभ उपलब्ध हो सके। साथियों, यह प्रवास आप जानते हैं कि अंग्रेजों के संरक्षण और प्रोत्साहन से हुआ था। साथियों, बहुत सारे काम चाय बागान के अलावा जमीन पे खेती करना, खासतौर से जो अकुशल कार्य है
वो करना, सार्वजनिक जो संस्थाओं की सेवा करना, सेना में भी बहुत लोगों का मैदानी क्षेत्रों से पलायन हुआ और ये जानबूझकर पलायन कराया गया। साथियों, औपनिवेशिक अधिकारियों ने यह महसूस किया कि किसानों का प्रवास बड़े पैमाने पर बंजर भूमि को जोतने और उस पर खेती करने के लिए आवश्यक था, जिसे उन्होंने 1824 में असम के कब्जे के समय प्राप्त की थी। कृषि को बढ़ावा देकर राजस्व स्थापित करने के लिए उत्पादकता और उन्होंने बंजर भूमि पर खेती करने का फैसला किया। इस उद्देश्य के लिए औपनिवेशिक अधिकारियों ने पड़ोसी बंगाल के जिलों से प्रवासियों के साथ असम को आबाद करने और उन्हें असम की बंजर भूमि पर बसाने का निर्णय लिया। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अन्य देशों से चाय बागान में काम करने के लिए मजदूरों की भर्ती की। इसके अलावा भूमि और चाय बागान के लिए उत्तर पूर्व में श्रमिकों, व्यापारियों, डेयरी किसानों, कारीगरों, सट्टेबाजों का प्रवासन हुआ। साथियों, असम के बाहर लोगों का प्रवास यहाँ की जनसंख्या को बदलने में सक्षम था और यह 1950 तक जारी रहा। खासतौर से विशिष्ट गतिविधियों के लिए प्रवास आमतौर पर क्षेत्रीय आधार पर होता था। डेयरी किसानों और पूर्व सैनिक मुख्य रूप से नेपाल से आए थे। सरकारी दफ्तरों एवं चाय बागानों में वेतनभोगी लोग मुख्य रूप से बंगाल से थे। चाय बागानों में प्रवासी श्रमिक मुख्य रूप से भारत के पूर्व और मध्य प्रांतों के जो मिश्रित आबादी आदिवासी से संबंधित थे। असम के मैदानी इलाकों में जैसे कि ब्रह्मपुत्र घाटी और बराक घाटी में प्रवास प्रारंभ में बंगाल के भूमिहीन कृषकों का था और उन्हें इन क्षेत्रों में बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। असम में प्रवास का बड़ा हिस्सा देखा गया था। नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा जैसे आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर भारत के अन्य क्षेत्रों से पलायन का अनुभव नहीं हुआ। सरकारी अधिकारियों और ईसाई मिशनरियों के प्रवास अगर हम छोड़ दें तो इस क्षेत्रों में खासतौर से नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम में हमने देखा कि ये दुर्गम क्षेत्र भी थे और ये असम का एक जनजातीय एरिया था, तो इसलिए इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रवास नहीं हुआ। ईसाई मिशनरी जरूर वहाँ पर काम करती थी, लेकिन वो उनकी भी संख्या बहुत सीमित मात्रा में थी। साथियों, हम देखते हैं कि खेती और चाय बागान क्षेत्र में प्रवासन भूमि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ था, जबकि शहरों में प्रवास शहरी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा था। जैसे कि शहरों में कार्यालयों में जो सेवा देने का काम है, व्यापार और व्यवसाय का जो काम है, या दूसरे जो शहरों में अन्य गतिविधियां होती हैं, उसमें काफ़ी लोग जो है प्रवासन किए। प्रवासियों और प्रवासियों का बसना मुख्य तौर पर हम देखते हैं सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों और व्यवसायों के लिए जो उस समय तत्कालीन राजधानी थी शिलांग में, असम की जो राजधानी थी, आज वो शिलांग मेघालय की राजधानी है। इसी तरीके से मणिपुर के इम्फाल में भी काफ़ी लोग जाकर के बसे, क्योंकि इन क्षेत्रों में मणिपुर के इम्फाल में और शिलांग में कोई रोक टोक नहीं था बसने का। पूर्वोत्तर में ब्रिटिश प्रवास नीति को औपनिवेशिक हितों के अनुसार ढाला गया था। हालांकि औपनिवेशिक अधिकारियों ने बाहरी लोगों का पूर्वोत्तर भारत में प्रवास को प्रोत्साहित किया था। उन्होंने इसे प्रत्येक भाग में आने की अनुमति नहीं दी थी। ब्रिटिश प्रशासन ने, जो पिछली बार हमने चर्चा किया था कि इनर लाइन परमिट प्रणाली की शुरुआत करके उसको उन्होंने रेगुलेट किया, जिसने आदिवासी क्षेत्रों में गैर आदिवासियों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। और ऐसी नीति के कारण पूर्वोत्तर में प्रवासन के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न स्तर भी देखे गए। आइए थोड़ा सा जो प्रवासन के अलग अलग जो क्षेत्र थे उस पे हम चर्चा करते हैं। साथियों, विभाजन के बाद जो लोग अन्य क्षेत्रों में पूर्वोत्तर भारत में से थे, उन्हें 3 प्रकार से हम लोगों ने खासतौर से एकेडमिशियंस ने वर्गीकृत किया है। पहला प्रवासी, दूसरा शरणार्थी और तीसरा अवैध प्रवासी के रूप में। शरणार्थी की जो परिभाषा है वो ऐसा कहा जाता है
कि एक व्यक्ति जो अपने देश से दूसरे देश में प्रवास करता है, तो पाकिस्तान के विभाजन के बाद हम देखते हैं कि पूर्वी बंगाल, जो अब बांग्लादेश बन गया है, वहां से आए प्रवासियों को शरणार्थियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसी तरह से पड़ोसी देश जैसे कि पूर्वी पाकिस्तान या म्यांमार के शरणार्थियों या अवैध प्रवासियों के अलावा भारत के अन्य क्षेत्रों से भी स्वतंत्रता के बाद प्रवास जारी रहा था। श्रमिक वर्ग, दफ्तरों में नौकरी करने वाले लोग, श्रमिक, कुशल या अकुशल श्रमिक बल, प्रबंधकीय समूह, उद्यमी, व्यवसायी, व्यापारी इत्यादि इसमें शामिल हैं। गुवाहाटी, डिगबोई, बुनाई गांव में चाय बागानों, तेल रिफाइनरी या जो तृतीय क्षेत्र है अवसंरचना का, तो उस अवसंरचना की जरूरतों जैसे कि जो सड़क का विस्तार है, अन्य क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों को काफी आकर्षित किया। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में शैक्षिक संस्थाएं जैसे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा अन्य सरकारी कार्यालय जैसे रेलवे, डाक, बैंकिंग क्षेत्र, टेलीफोन क्षेत्र में देश के अन्य भागों से मध्यम वर्ग कर्मचारियों का प्रवास आकर्षित किया था। तो जाहिर सी बात है, जब किसी क्षेत्र विशेष में रेल का, बैंक का या सरकारी विश्वविद्यालय या कार्यालयों का विस्तार होगा, तो उसी हिसाब से जो कर्मचारी हैं वो देश भर से पहुंचेंगे और एक लंबी अवधि तक वहां पे काम करने के साथ, सेवा देने के साथ साथ वो वहां बसने के भी सोचेंगे। साथियों, प्रवास को स्थानीय या स्वदेशी समुदायों द्वारा अक्सर उनके आर्थिक हितों और सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को नुकसान पहुंचाने वाला माना जाता है, और यह दोनों प्रकार के प्रवास के संदर्भ में होता है। पड़ोसी देशों विशेषकर बांग्लादेश से प्रवास और आंतरिक प्रवास यानी भारत के अन्य क्षेत्रों से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में जो प्रवास होता है, तो जो दूसरे देश से यानी बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं या देश के भीतर से ही मैदानी क्षेत्रों से जो लोग असम या पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर के बसे हैं, तो वहाँ का जो स्थानीय आबादी है वो इस प्रवास को बहुत अच्छा नहीं मानती है। कहीं ना कहीं उनके जो सांस्कृतिक जो विशेषता है, जो उनकी पहचान है, उस पर कहीं ना कहीं ये खतरा मंडराता रहता है। साथियों, इस क्षेत्र में प्रवासियों और स्वदेशी आबादी के बीच एक निर्जाति विवाद होते रहे। जिन राज्यों में जनजातीय आबादी पर्याप्त है, वहां पर प्रवास से संबंधित विवाद अक्सर हम देखते हैं कि वो संघर्षपूर्ण हो जाता है, खासकर जनजातियों और गैर जनजातियों के बीच में। और असम का आंदोलन आपने देखा ही, 1979 से 1985 में एक संगठन जो पॉलिटिकल पार्टी भी रही, जिसकी सरकार भी बनी, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, असम आसू इसको बोलते हैं, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। पूर्वोत्तर भारत में विदेशी नागरिकों के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन ये बनकर उभरा। 1979 में मंगलदाई लोकसभा क्षेत्र में उपचुनावों के दौरान फर्जी मतदाताओं का पता लगने से गैर विदेशी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। यह उत्तर पूर्वी राज्यों के अन्य हिस्सों में भी फैल गया था, जिसने हिंसा को बल दिया और दंगे हुए। और कुछ दंगे मैं एग्जाम्पल दूंगा, जैसे कि शिलांग दंगा 1979 का, नेली नरसंहार 1983 का और 1985 का मांडा नरसंहार शामिल है। हालांकि यह आंदोलन 1985 में समाप्त हुआ जब असम समझौते पर एक सहमति बनी भारत सरकार की। इसमें उन सभी अप्रवासियों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए अनुमति दी थी जो 1971 तक भारत में आए थे। इसमें 1961 और 71 के बीच जो प्रवेश करने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान करने से पहले जो 10 साल का कार्यकाल पूरा करना था, इसका एक प्रतिवाद भी एक था। साथियों, जो शरणार्थी होते हैं, तो हम देखते हैं कि 1947 में देश के विभिन्न विभाजन के बाद असम में शरणार्थियों का प्रवेश शुरू हुआ था। वास्तव में जिन्हें पूर्व में ब्रिटिश भारत के अन्य भाग से असम में प्रवासी माना जाता था, उन्हें 1947 और 1971 में पूर्वी बंगाल और बांग्लादेश बन जाने पर शरणार्थी के रूप में जाना, हम लोगों ने जाना उसको। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है
कि शरणार्थी वे हैं जो अन्य देशों से विस्थापित प्रवासी हैं। भारत का विभाजन और सांप्रदायिक दंगों ने बड़ी संख्या में हिंदुओं को विस्थापित किया था। खासतौर से पूर्वी पाकिस्तान के सदर में हम देखें तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बन जाने से काफ़ी संख्या में जो अभी तो बांग्लादेश है, पहले जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे बड़ी संख्या में हिंदू दंगों से बचने के लिए भारत में पलायन किए और विस्थापित हुए। जो विस्थापित लोग शरणार्थी के तौर पे असम में आ गए थे, 1946 के नोआखोली जो दंगों के बाद शरणार्थी पहली बार अधिक संख्या में असम आए। नोआखोली में आज़ादी के पहले आपने देखा होगा कि बड़ा दंगा हुआ था और गांधी जी उस दंगे को शांत कराने के लिए उसमें कूद पड़े थे। तो शरणार्थियों की संख्या दंगों के बाद काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन 1950 के दशक में जो ताज़ा सांप्रदायिक हिंसा के प्रकोप के परिणाम स्वरूप इसकी संख्या में असम में खासकर कछार जिले में वृद्धि हुई थी। इसी तरीके से सिलचर में बड़ी संख्या में शरणार्थी आए। सबसे अधिक शरणार्थी सिलहट तथा उसके बाद के जो मयमनसिंह और ढाका से आए थे। 8 अप्रैल 1950 में नेहरू लियाकत खान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शरणार्थियों की संख्या में गिरावट हुई। नेहरू लियाकत समझौते ने दोनों देशों में यानी कि पाकिस्तान और भारत में सुरक्षा, स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की संपत्ति की रक्षा को एक तरीके से रक्षा करने का वचन दिया। लेकिन नेहरू लियाकत समझौते ने भी असम में शरणार्थियों के आगमन की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई। 1971-72 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान लाखों शरणार्थियों ने असम एवं बंगाल में प्रवेश किया था, जबकि उनमें से कुछ युद्ध के बाद वापस बांग्लादेश लौट गए थे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनकी बहुत बड़ी आबादी वापस नहीं गई और वहीं पर इन प्रांतों में बस गई। तो त्रिपुरा में बंगाली शरणार्थियों के कारण वहाँ की जनसंख्यिकी जो डेमोग्राफी है, स्थिति काफ़ी बदल गई थी और त्रिपुरा के क्षेत्र में सभी राज्यों में हम देखते हैं कि शरणार्थियों के विरुद्ध एक जन आक्रोश देखा गया। साथियों, असम के अलावा भी जो 1960 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान से चकमा और हाजोंग शरणार्थियों का अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में आगमन हुआ था। उनका विस्थापन जो बाद में प्रवास में बदल गया, काप्ती नदी पर बांध बनाए जाने के कारण हुआ था। पिछली सदी के मध्य में बड़ी संख्या में त्रिपुरा, असम एवं मिजोरम में रोहिंग्या शरणार्थी भी आ गए थे और अभी आपने देखा कि रोहिंग्या शरणार्थी का अभी विवाद चल ही रहा है। साथियों, इन शरणार्थियों के बसने के खिलाफ इन राज्यों में भारी आक्रोश था और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जिन्हें नागरिकता दी गई थी, यह मामला अभी भी अनसुलझा ही है। इससे त्रिपुरा के मूल निवासी जो लोगों में बंगाली वर्चस्व के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया था तथा अरुणाचल प्रदेश में चकमा, हाजोंग तथा मिजोरम के चकमा के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया था। साथियों, असम में नागरिकता का मुद्दा 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के तुरंत बाद सामने आया। विभाजन के पश्चात भी असम में अवैध प्रवास की शिकायतें मिलने लगी। भारत सरकार ने विभाजन के बाद नागरिकता के सवाल पर अलग अलग उपाय किए थे। उन उपायों में विदेशी अधिनियम 1948, विदेशी आर्डर 1948, अप्रवासी अधिनियम 1950, नागरिकता अधिनियम 1955, परमिट प्रणाली और पाकिस्तानियों की घुसपैठ की रोकथाम के लिए जो पीस योजना थी 1965 की। इसी तरीके से विदेशी ट्रिब्यूनल आदेश 1964 का, विदेशी ट्रिब्यूनल संशोधन आदेश 2012, पासपोर्ट अधिनियम 1920, नागरिकता अधिनियम 2003 और विदेशी न्यायाधिकरण और अप्रवासी अवैध प्रवासी जो ट्रिब्यूनल है उसका अधिनियम 1983 में भी शामिल है। संदिग्ध घुसपैठियों का पता लगाने, निर्वासित करने और उन्हें नजरबंद करने के लिए
एक ही मतदाताओं की श्रेणी का इस्तेमाल किया गया था, जिसे वोटर की डी श्रेणी के नाम से जाना जाता था। सरकार की रिपोर्ट के 1951 और 61 के दौरान कुल 2,20,691 पाकिस्तानी घुसपैठियों ने असम में प्रवेश किया था, जिसमें से 1,22,476 की पहचान कर उन्हें निर्वासित कर दिया गया था जून 1965 में। IMDT के गठन के बाद, IMDT का मतलब होता है जो विदेशी न्यायाधिकरण और अवैध प्रवासी अधिनियम, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IMDT एक्ट बोलते हैं। तो इस अधिनियम के लागू होने के बाद हम देखते हैं कि जो डी श्रेणी के रूप में जो वोटर की श्रेणी बनाई गई थी, उनमें हम देखते हैं कि विदेशी नागरिकों के रूप में वास्तव में निर्वासित घोषित किया गया था। ऐसे कुल 1,28,000 करीब ऐसे जो विदेशी नागरिक थे, वो 12,846 की पहचान की गई थी। और 1985 और जुलाई 2012 के बीच में कुल 61,774 व्यक्तियों को डी वोटर्स घोषित किया गया, जिसमें कुल 6590 व्यक्तियों की वास्तव में विदेशी घोषित किया गया था। जाहिर तौर पे पूरी अवधि के दौरान विदेशी नागरिकों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने का प्रयास किया गया, और सरकार ने बड़ी संख्या में डिटेंशन कैंप भी स्थापित किए, जहां संदिग्ध नागरिकों को उनकी नागरिकता मिलने का सबूत मिलने तक रखा जाता था या सबूत मिलने पर निर्वासित किया जाता था। लेकिन इन कैंपों में मानवाधिकारों के उल्लंघन का भी काफी हमने शोर सुना। साथियों, 1951 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जिसे NRC बोलते हैं, को असली भारतीय नागरिकों के रिकॉर्ड रखने के लिए असम में तैयार किया गया था। अभी आपने विगत सालों में NRC का जो विवाद है उस पर सुना होगा, तो इस पे थोड़ा चर्चा करना जरूरी है। नागरिकता अधिनियम 1955 में, जिसमें नागरिकता की परिकल्पना को भारत में संविधान के लागू होने के 5 साल बाद लागू किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने नागरिकता की पूरी संहिता नहीं दी और नागरिकता के विनिमय और संशोधन के लिए संसद को अधिकृत किया था। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार 1955 में संसद ने नागरिकता के लिए एक व्यापक कानून पारित किया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत की नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति को परिभाषित करना था। इस कानून के प्रावधानों को व्यापक रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया: नागरिकता का अधिग्रहण, नागरिकता को समाप्त करना, तथा एक तीसरा जो भाग है वो है पूरक प्रावधान। नागरिकता अधिनियम भारत की वंश पंजीकरण, प्रकृतिकरण, जिसे नेचुरलाइजेशन बोलते हैं, और क्षेत्रीय विनिमय द्वारा जो नागरिकता दी जाती है, इस तरीके से उसको परिभाषित किया। साथियों, भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 ने देश के पिछले इतिहास और भूगोल का ध्यान रखा, जो स्वतंत्रता के 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन और विभाजन से गुजरा था। जो लोग भारत के कुछ हिस्सों के निवासी थे, जो अब एक और संप्रभु देश बन गए थे, वे भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं थे अगर उन्होंने भारत के इस हिस्से में प्रवास करने का फैसला किया। 1985 में असम समझौते के प्रावधानों पर हस्ताक्षर के बाद नागरिकता अधिनियमों को बदल दिया गया था, और इन परिवर्तनों के अनुसार जो लोग 1971 से पहले बांग्लादेश से यहाँ चले आए थे, वे भारत के नागरिक माने जाते हैं। साथियों, असम आंदोलन के दौरान पूर्वोत्तर भारत में नागरिकता एक प्रमुख मुद्दा बन गया था। चूंकि नागरिकता व्यक्तियों के अधिकार के बारे में था, जैसा कि निवास और वोट, स्वामित्व और विरासत, और संपत्ति का हस्तांतरण किस तरीके से होगा, इसके बारे में प्रोविजन था। नागरिकता का सवाल असम से विदेशी नागरिकों का पता लगाने और निर्वासन से संबंधित है। असम आंदोलन के नेताओं और समर्थकों ने तर्क दिया कि उन्हें नागरिकता के अधिकार पर इन कारणों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, खासतौर से जो अवैध प्रवासियों ने उनके अधिकारों का अतिक्रमण किया, उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया और उनके आर्थिक अवसरों पर भी कब्जा कर लिया, और खुद पर को अवैध रूप से मतदाता सूची में भी शामिल कर लिया। तो ये तमाम सारे कारण थे
जो स्थानीय लोगों ने प्रवासियों पे जो आरोप उन्होंने लगाए। साथियों, अवैध प्रवासियों और गैर नागरिकों के मतदाता सूची में शामिल करने से स्वदेशी लोगों के अधिकारों का नुकसान पहुंचा। मंगलदाई लोकसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में पहली बार असम में 6 साल के विदेश विरोधी आंदोलन की हमने छवि देखी है। कांग्रेस सरकार ने 1983 के IMDT अधिनियम को पारित किया ताकि अवैध प्रवासियों की पहचान की जा सके और उन्हें बांग्लादेश बांग्लादेश उसको वापस भेजा जा सके। असम आंदोलन के नेताओं ने कई ऐसे आधार थे, उन आधारों पर IMDT को मंजूरी नहीं दी थी और इस अधिनियम को पारित करते समय ये आरोप लगाया गया कि असमिया राय को ध्यान में नहीं रखा गया था। अवैध नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी का आरोप सक्रिय शिकायतकर्ता पर था, न कि अवैध प्रवासी पर। तो ये भी एक मुद्दा था। 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी विदेशी नागरिक राष्ट्रीय मुद्दा बना रहा और बहुत बड़ी संख्या में अभी भी असम में विदेशी नागरिक मौजूद हम देखे जा सकते हैं। और यह मुद्दा 1998 की राजनीति में फिर से केंद्र में उभर कर सामने आया, जब लेफ्टिनेंट जनरल SK सिन्हा असम के तत्कालीन राज्यपाल थे। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को भेजी और वह सार्वजनिक हो गई थी। अपनी रिपोर्ट में जनरल सिन्हा ने यह बताया था कि करोड़ों अवैध जो मुसलमान थे, स्पेशली मुस्लिम थे, वो जो पाकिस्तान समर्थित थे, उन्होंने असम में एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए घुसपैठ की थी। उस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि लाखों बांग्लादेशी नागरिक भी असम में अवैध रूप से रह रहे थे। इससे स्वदेशी असमियों के अल्पसंख्यक बनने की संभावना थी। स्वदेशी समुदाय में यह डर पैदा हो गया कि असम में मुस्लिम आबादी के वृद्धि के परिणाम स्वरूप स्वदेशी समुदायों की संख्या में कमी आएगी। और इस पृष्ठभूमि के आधार पर 2005 में सर्बानंद सोनोवाल जो AGP के नेता थे, असम गण परिषद के नेता थे, हालांकि वो बाद में BJP में शामिल हो गए थे, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने 1983 के IMDT एक्ट की वैधता को चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने IMDT जो अधिनियम को उसी वर्ष अमान्य घोषित कर दिया था। तो साथियों, नागरिकों को अधिकार देने और गैर नागरिकों जैसे कि अवैध प्रवासियों को इससे वंचित रखना दोनों ही है। असम समझौते में अवैध प्रवासियों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्होंने 24 दिसंबर 1971 के बाद अवैध तरीके से घुसपैठ की थी। हालांकि जिन्होंने 1 जनवरी 1966 और 24 दिसंबर 1971 के बीच अवैध रूप से घुसपैठ की है, उन्हें निर्वासित नहीं किया जा सकता और 10 साल के अंतराल के बाद भारतीय नागरिकता दी जानी थी। साथियों, किसी व्यक्ति को अवैध घोषित करने के लिए अप्रवासी को यह साबित करना होगा कि वह भारत का निवासी नहीं है और वह भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहा है, चाहे उसका कोई धर्म, जाति या देश हो। लेकिन अगर किसी के पास यह दिखाने के लिए दस्तावेज है कि वह भारत निवासी है, वह वैध नागरिक है, देश के नागरिकता कानूनों के अनुसार उस पर विदेशी नागरिक होने या अवैध प्रवासी होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। इसके बावजूद असम में यह शिकायत करना जारी रखा कि स्वतंत्रता के बाद से बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवासियों का प्रवेश व उपस्थिति बढ़ी। साथियों, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जिसे हम लोग NRC बोलते हैं, और एक CAA कानून आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये दोनों नागरिकता के बारे में। और जैसा कि हम पहले भी चर्चा किए हैं कि 1951 में इसे तैयार किया गया था, जिसे जो नागरिकता संबंधित जो कानून था, और NRC को 1951 में तैयार किया गया था। CAA को 2019 के में 1955 के नागरिकता अधिनियम को संशोधित करना था। जो CAA है वो धार्मिक रूप से उत्पीड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन या ईसाई, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने को प्रस्तावित करता है।
एनआरसी एक समसामयिक रजिस्टर है जिसको जनगणना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किए गए अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है। पहली बार 2005 में 1951 के एनआरसी को अपग्रेड करने का प्रस्ताव था। यह प्रस्ताव आसू, असम सरकार और केंद्र सरकार के बीच बैठक में बनाया गया था। इसका तत्कालीन संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय का 2013 का वो फैसला था जिसने आईएमडीटी अधिनियम 1983 को निरस्त किया था। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक याचिका के दायर करने के बाद आया था जिसे सर्बानंद सोनोवाल ने आईएमडीटी को चुनौती देते हुए दायर की थी। इसके बाद 2011 और 2013 में नागरिकता के मुद्दे पर चर्चा के लिए कई बैठकें हुई, लेकिन 2012 के तरुण गोगोई सरकार द्वारा एनआरसी को अपडेट करने का सिलसिला रोक दिया गया था। इसका कारण 2012 और 14 में धुबरी और गोलपारा में मुस्लिम और बोडो आदिवासियों के बीच दंगों और विरोध के जो प्रदर्शन हुए उसका था। 2014 में असम सम्मिलित महासंघ नाम का एक नए संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की जिसमें भारत में नागरिकता के कानून की संवैधानिक स्थिति और असम के लिए 1951 में तैयार किए गए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपग्रेड करने के लिए की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में इस नागरिक याचिका पर फैसला सुनाया था जिसमें एनआरसी को अपग्रेड करने की अनुमति दी थी और नागरिकता और अवैध प्रवासी के मुद्दे को हल करने का उद्देश्य था। साथियों, 1951 के एनआरसी को अपग्रेड करना आवश्यक हो गया था। इसकी गणना जल्दीबाजी में की गई थी जिसमें पूरे देश के नागरिकों का रजिस्टर मात्र 20 दिनों की असंभव अवधि में तैयार किया गया था। यह अवधि 9 फरवरी से 28 फरवरी 1951 तक थी। यह एक आकस्मिक प्रयास था और 1948 के जनगणना अधिनियम का एक प्रोडक्ट था। जनगणना करने वाले कर्मचारी भी प्रशिक्षित नहीं थे। गणनाकारों ने जनगणना में प्रत्येक प्रविष्टि के लिए एक पर्ची जारी की थी। जनगणना महापंजीयक के आदेश के द्वारा समय के साथ पर्ची के मिलान की प्रक्रिया को भी छोड़ दिया गया था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 1970 में कहा कि 1951 की एनआरसी साक्ष्य अधिनियम के अनुसार अस्वीकार साक्ष्य था। 2014 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का जो मद्देनजर असम सरकार ने एनआरसी की गणना का कार्य शुरू किया था। एनआरसी गणना का परिणाम 2019 में घोषित हुआ जिसमें करीब 19 लाख से अधिक असम की आबादी को अवैध घोषित किया गया था। इसी तरह 2019 में एक अलग विधेयक भारत सरकार ने पारित किया था जिसे सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। इसमें 5 उत्पीड़ित जो धार्मिक अल्पसंख्यक जो कि 3 देशों से थी उनको 2014 से पहले भारत में आए थे उनको नागरिकता देने का प्रावधान था। 2019 के सीए का पूर्वोत्तर राज्यों ने विरोध किया था क्योंकि उनका मानना था कि इस प्रावधान से शरणार्थियों को भी नागरिकता प्रदान की जाएगी जिन्हें ये राज्य वहां से जाना चाहते हैं। देश के अन्य भागों में इसका इस आधार पर विरोध किया गया कि इसमें मुसलमानों को बाहर रखा गया है जिससे भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता आत्मा का जो है उल्लंघन भी है। और साथियों, इस तरीके से भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नागरिकता के सवाल पर कई कदम भी उठाए हैं जिनकी हमने चर्चा की। अब साथियों, हम चर्चा करेंगे इकाई 8 की जो स्वायत्ता आंदोलन जो है पूर्वोत्तर में हुए थे उस पे डेडिकेटेड है। साथियों, स्वायत्ता आंदोलन पूर्वोत्तर भारत पर राजनीतिक, शैक्षणिक और लोकप्रिय विमर्श के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से। जैसा कि आप जानते हैं जो ऑटोनॉमी को लेकर के आंदोलन होते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ऑटोनॉमस जो आंदोलन होते हैं, मूवमेंट होते हैं, ये ऑटोनॉमी को लेकर के जो मूवमेंट है वो क्या है। जैसा कि आप जानते हैं ऑटो का मतलब होता है स्व और नोमो का अर्थ है कानून। तो स्वायत्ता का अर्थ हुआ है स्वशासन या अपना कानून स्वयं बनाना। इसलिए इसका अर्थ है स्वयं पर शासन करने के लिए स्वतंत्र होना। इसका अर्थ यह भी है कि व्यक्ति यह तय करने के लिए स्वतंत्र है कि वह दूसरों से प्रभावित या नियंत्रित होना चाहता है या स्वतंत्र होना चाहता है या खुद पे अपना स्वयं का शासन करना चाहता है। तो इसी संदर्भ में साथियों, जो पूर्वोत्तर का जो स्वायत्त आंदोलन है वो कहीं ना कहीं देश से परे एक अलग देश बनाना या देश के भीतर ही स्वायत्ता की मांग करना, इससे जुड़ा रहा है और इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं। खासतौर से स्वायत्ता आंदोलन तब उत्पन्न होते हैं जब एक निश्चित क्षेत्र के लोगों के एक समूह को लगता है
कि उनके क्षेत्र के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया है या अधिकारियों द्वारा उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसे लोग कुछ सामान्य विशेषताओं को साझा करते हैं, जैसे कि क्षेत्र को लेकर, संस्कृति को लेकर, भाषा को लेकर के, रीति रिवाज को लेकर के, और एक कॉमन जो इतिहास है उसको लेकर। साथियों, स्वायत्ता आंदोलनों का उद्देश्य विशिष्ट सांस्कृतिक भाषाई पहचान को अभिव्यक्ति देना और किसी क्षेत्र में लोगों की पिछड़ी सामाजिक आर्थिक और स्थितियों का उत्थान करना है। इस तरह के आंदोलनों का आयोजन और नेतृत्व राजनीतिक या सामाजिक नेताओं, छात्रों, मध्यम वर्गों या नागरिक समाज संगठनों द्वारा किया जाता है, और यही जो वर्ग है वो एक आम राय बनाता है स्वायत्ता आंदोलन को चलाने को लेकर के। तो हम पूर्वोत्तर भारत में जो स्वायत्ता आंदोलन का जो स्वरूप है उस पर हम चर्चा करेंगे। और हमने पिछली बार इकाई में चर्चा किया था कि किस तरीके से जो संविधान के अलग अलग अनुच्छेद हैं, खासतौर से अनुच्छेद 371A, 371C, 371F और 371H, तो ये जो 371 आर्टिकल 371 है उसके जो सब क्लाज है C, A, C और F और H, हमने चर्चा किया था कि ये 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को, और खासतौर से असम के उत्तरी कछार जिले में एक इनर परमिट लाइन जो है, इनर लाइन परमिट जिसे कहते हैं, उससे संबंधित है। साथियों, स्वायत्त जिला परिषदों को स्वशासन की कला में जनजातियों के बीच राजनीतिक अभिजात वर्ग को सशक्त बनाने के साथ साथ आर्थिक विकास की शुरुआत भी करनी थी, फिर भी उनमें उत्साह की भावना गायब थी। हालांकि इन प्रावधानों ने क्षेत्र के लोगों की शिकायतों को उनकी संतुष्टि के अनुरूप हल नहीं किया है। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में पूर्वोत्तर भारत में विभिन्न क्षेत्रों के जो विभिन्न समुदायों द्वारा किसी न किसी रूप से स्वायत्ता की मांग उठाई गई है। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में पूर्वोत्तर भारत में स्वायत्ता आंदोलन विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ, चाहे वो अलग राज्य की मांग का हो, संप्रभु राज्य की मांग का हो, या केंद्र शासित प्रदेश का गठन का मामला हो, या स्वायत्त जिला परिषद बनाने का मसला हो। साथियों, इसको लेकर के हमने पूर्वोत्तर में कई विद्रोह भी देखे। कई विद्रोह जैसे कि हम देखते हैं कि एक संगठित जो गिरोह है जिसने हिंसा को के माध्यम से स्वायत्ता के आंदोलन को चलाने का प्रयास किया। पूर्वोत्तर भारत में कई ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। मणिपुर में सबसे अधिक विद्रोही समूह हैं और आज भी ये समूह मौजूद है। नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर ने असम या मेघालय की तुलना में अधिक विद्रोह देखे। असम में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उल्फा के बारे में आप जानते हैं, 1980 के दशक से सक्रिय है, और मेघालय में हाइनीविट्रिप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, HNLC जिसे बोलते हैं, वो 1990 के दशक से सक्रिय है। साथियों, नागालैंड में विद्रोह पूर्वोत्तर भारत में स्वायत्ता आंदोलन का पहला उदाहरण। नागा स्वायत्ता या आत्मनिर्णय की जो धारणा है वो 1919 में एक नागा क्लब के गठन के साथ उत्पन्न हुई थी, और नागा क्लब ने तर्क दिया कि नागा अनादिकाल से एक राष्ट्र रहा है, और नागा हिल्स के कुछ क्षेत्र बाद में 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। नागा जो काउंसिल है उसका मानना है कि अंग्रेजों के जाने के बाद नागा राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के हिस्से में नहीं थे, क्योंकि नागा का एक राष्ट्र के रूप में एक अनूठा इतिहास रहा है। जून 1947 में नागा नेतृत्व, जिसमें कि असम के जो राज्यपाल थे, तत्कालीन राज्यपाल अकबर हैदरी के बीच एक समझौता हुआ जिसे 9 सूत्री समझौता जाना जाता है, और उस 9 सूत्री समझौते में यह सहमति बनी थी कि असम को, नागा को 10 साल बाद नागा अपने भविष्य का फैसला करने के लिए स्वतंत्र होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नागा क्लब को एक संगठन यानी नागा नेशनल काउंसिल NNC के रूप में रीऑर्गेनाइज किया गया, दोबारा गठित किया गया, और नागा क्लब जो NNC बन गया ने एक संप्रभु राज्य नागालैंड की स्थापना और अंगामी जापो फिजो के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू किया। साथियों,
भारत को जब स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था और 9 सूत्री समझौते की अवहेलना करते हुए नागा नेशनल काउंसिल ने भारत की स्वतंत्रता का जश्न मनाने से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत की वो उन्होंने अपनी भारत से अलग एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी घोषणा कर दी। इसने भारतीय संघ का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, इसके संविधान और ध्वज को खारिज कर दिया, छठी अनुसूची को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और यही नहीं, पहला जो आम चुनाव देश में हुआ 1951-52 में, उसका भी नागा नेशनल काउंसिल ने बहिष्कार किया। 1951 में नागा नेशनल काउंसिल ने नागा हिल्स जिले में एक जनमत संग्रह कराया और घोषणा किया कि 99% नागाओं ने स्वतंत्रता के लिए मतदान किया और भारत सरकार से लोगों के फैसलों का सम्मान करने और स्वतंत्रता प्रदान करने की अपील की। साथियों, 1956 में नागा विद्रोही समूहों ने नागालैंड की संघीय सरकार का गठन किया और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए विद्रोह शुरू किया। भारत सरकार ने विभिन्न अधिनियमों को अधिनियमित करके जवाब दिया। इस संदर्भ में भारत सरकार ने कई अधिनियम बनाए, जैसे कि असम सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव स्वायत्त जिले अधिनियम 1953, अशांत असम क्षेत्र अधिनियम 1955, स्वतंत्रता बल असम मणिपुर विशेष अधिकार अधिनियम, जिसे हम लोग AFSPA अफसा बोलते हैं, 1958 में बनाया। और ये तमाम कानून बनने के बावजूद, अधिनियम बनने के बावजूद भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। सेना और नागाओं के बीच भारत सरकार ने 1 जून 1963 को नागालैंड राज्य का गठन करने का एक तरीका ढूंढा। 1964 में नागा शांति मिशन ने नागा नेशनल काउंसिल के साथ युद्ध विराम के लिए एक समझौता किया। 1975 में भूमिगत नागा संगठनों के प्रतिनिधियों ने भारत सरकार के साथ शिलांग समझौते पर हस्ताक्षर किए। शिलांग समझौते के तहत भूमिगत संगठनों ने भारत के संविधान को स्वीकार किया, भूमिगत हथियारों को बाहर लाकर जमा करना और भूमिगत संगठनों के प्रतिनिधियों को अंतिम समाधान के लिए मुद्दे तैयार करने के लिए उचित समय दिया जाने की उसमें मांग भी शामिल थी। साथियों, इसमें इसहाक और मुइवा गुट खापलांग जैसे जो नेता थे, वो हालांकि नागा से नाखुश हुए नागालैंड अलग राज्य बनने से, जबकि देखा जाए तो जो नागा नेशनल काउंसिल थी उसका नेतृत्व फिजो के लीडरशिप में चल रहा था। और उन्होंने 80 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का गठन किया। तो जितने भी विद्रोही गुट थे जो नागालैंड राज्य से खुश नहीं थे, जो स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे थे, जैसे इसहाक और मुइवा, ये सब लोगों ने एक नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड 1980 में गठित किया और उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी वर्तमान जो केंद्र सरकार है उसका NCS जो नागा सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, इनके साथ समझौता हो गया है और अभी भी वार्ता चल रही है। साथियों, इसी तरीके से मिजोरम में 1960 और 86 के बीच में विद्रोह देखा गया। यह 1960 में मिजो नेशनल जो फ्रंट बना, जिसे मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट कहते हैं, उसका गठन हुआ। और 1986 में जो मिजो नेशनल फ्रंट के नेता थे लालडेंगा और लालडेंगा सरकार के बीच एक मिजो समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। और फरवरी 1987 में लालडेंगा मिजोरम के केंद्र शासित प्रदेश से राज्य के स्तर तक पदोन्नत होने के बाद पहले मुख्यमंत्री बने। और मिजो नेशनल फ्रंट के गठन का कारण मिजो नेताओं की ओर से एहसास था कि असम की राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने 1957 और 1959 के बीच एक अकाल के बीच जो है बांस अकाल के कारण उत्पन्न हुई जो समस्या थी, उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया गया था। मिजो पहाड़ियाँ उस समय असम का हिस्सा थी। तो एक जो मिजो नेशनल जो फ्रंट था, मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट था, उसने एक मिजोरम जैसे राज्य को अस्तित्व में लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब तक मिजोरम एक जो है अलग स्वतंत्र स्टेट नहीं बन गया, एक राज्य नहीं बन गया, तब तक ये आंदोलन चलता रहा। साथियों, इसी तरीके से मणिपुर का आपने देखा, मणिपुर आजकल चर्चा में भी है कि मणिपुर में
चूँकि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि आज़ादी के पहले से भी एक स्वतंत्र राज्य था, एक रियासत थी। और जैसे कि कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारतीय संघ में अपने राज्य का विलय किया था, ऐसे मणिपुर के राजा ने अपनी रियासत का विलय भारत में किया था। तो इसको लेकर के मणिपुर में भी बड़े लेवल पर एक आंदोलन होता रहा। बहुत सारे विद्रोही गुटों का ये मानना था कि मणिपुर को एक अलग राज्य होना चाहिए था, एक अलग देश होना चाहिए था, और भारत में विलय मजबूरी में कराया गया, खासतौर से राजा के ऊपर दबाव डाल करके कराया गया। तो ऐसे लेकर के इसको लेकर के बहुत लंबे समय तक मणिपुर में विद्रोही गुट सक्रिय रहे। 1964 में आराबम समरेंद्र के नेतृत्व में एक विद्रोही संगठन, जिसको यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट वो के नाम से जाना जाता है, उसका गठन किया गया। और इसका उद्देश्य था कि मणिपुर की संप्रभुता को बहाल किया जाए, जो कि भारतीय संघ के विलय से पहले की थी। मणिपुर में अलग अलग समय पर अलग अलग विद्रोही संगठन उभरे। 1968 में रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट मणिपुर, 1977 में पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक, 1978 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA, और 1980 में कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे KCP के नाम से जानते हैं। ऐसे तमाम सारे विद्रोही जो समूह थे, वो अलग अलग निर्जातीय समूहों का नेतृत्व कर रहे थे। साथियों, पूर्वोत्तर भारत में राज्य की मांग 1950 और 60 के दशक के दौरान पहाड़ी राज्य की मांग के साथ शुरू हुई। 1954 में असम के पहाड़ी जिलों के नेताओं, जिसे लुसाई पहाड़ी, उत्तरी कछार, गारो और जो संयुक्त खासी जयंतिया पहाड़ी है, उसके जिलों के जो मुख्य कार्यकारी सदस्य थे, उन्होंने असम के पहाड़ी क्षेत्रों में से एक अलग पर्वतीय राज्य के निर्माण का आंदोलन शुरू किया। इसमें मूल रूप से उसका 3 कारण था। एक तो ये कि छठी अनुसूची के प्रावधानों के प्रति असंतोष था, जिसका उद्देश्य असम की पर्वतीय जनजातियों की पहचान और आर्थिक हितों की रक्षा और संरक्षण करना था। दूसरा, असम में शिक्षा की भाषा के रूप में असमिया का जो है पे जोर दिया गया। और जो मेघालय या जो दूसरे जो पहाड़ी क्षेत्र थे, वो असमिया थोपे जाने के विरोध थे, खासतौर से उसका उनका विरोध था। और पहाड़ियों में प्राकृतिक संसाधनों का जो नियंत्रण है, इसको लेकर के भी बहुत सारा असंतोष था। साथियों, अक्टूबर 1954 में फिर से असम हिल ट्राइबल्स लीडर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, और इस सम्मेलन में मिजो हिल्स के जिलों के अलावा 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन ने असम के स्वायत्त जिलों का एक राज्य बनाने का संकल्प लिया। इसमें उनकी मांग पर ये विचार करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का एक ज्ञापन भेजा, और स्टेट रिकॉग्निशन कमेटी ने इस आधार पर मांग को खारिज कर दिया कि अलग राज्य की मांग काफ़ी हद तक खासी और जयंतिया पहाड़ियों तक ही सीमित थी, जिसमें असम के अन्य क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया था। हालांकि सरकार ने नए राज्य की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए पाटस्कर आयोग की नियुक्ति की थी। पाटस्कर आयोग ने नए राज्य के गठन का सुझाव नहीं दिया। इसके बजाय उसने असम राज्य के भीतर एक राज्य के गठन की सिफारिश की, और जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और इस तरीके से मेघालय को असम के भीतर ही एक अलग राज्य का वो दर्जा देने का मसला था, और 1972 में इसे असम से अलग राज्य में बदल दिया गया। साथियों, इसी तरीके से 1972 में मेघालय के असम से अलग होने के अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा राज्य बन गए। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट अरुणाचल प्रदेश मिजोरम के साथ केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और 1987 में वो अलग राज्य बना दिए गए। साथियों, ऐसे ही कुछ आंदोलन की और चर्चा करेंगे, जैसे कि बोडो आंदोलन है। बोडो असम में कोकराझार, बक्सा, चिरांग, उदलगढ़ जिलों में रहने वाली सबसे अधिक जो अधिक संख्या में एक मैदानी जनजाति है। ब्रिटिश शासन के आगमन के बाद से स्वायत्तता आंदोलन में ये शामिल रहे हैं। बोडो असम की जनजातीय आबादी का लगभग 70% है। वे अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। बोडो लोगों की शिकायत है कि औपनिवेशिक युग से संसाधनों, भूमि और निराशाजनक चुनावी प्रतिनिधित्व के आवंटन के मामले में उन्हें प्रभावी असमिया समुदाय के हाथों नुकसान उठाना पड़ा है।
बोडो लोगों ने दावा किया कि सदियों से ब्रह्मपुत्र घाटी के मूल निवासी होने के बावजूद उनकी पीड़ा सदियों से जारी है। अलगाव, शोषण और भेदभाव की उनकी धारणा बोडो आंदोलन में परिणित हुई, जो किसी समय विद्रोही बन गई। बोडो स्वायत्तता आंदोलन की उत्पत्ति का पता औपनिवेशिक काल से लगाया जा सकता है। 1929 में उन्होंने राजनीतिक शक्ति की मांग करते हुए भारतीय सांविधिक आयोग का ज्ञापन सौंपा। 1933 में उन्होंने असम के मैदानी जनजातियों की पहचान और हितों की रक्षा के उद्देश्य से एक राजनीतिक दल ऑल असम प्लेन ट्राइबल लीग का गठन किया। 1953 में बोडो साहित्य सभा ने असम के मुख्यमंत्री विष्णुराम मेघी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्कूलों में शिक्षा के माध्यम से के रूप में बोडो भाषा को शामिल करने की मांग थी। असम राजभाषा विधेयक 1960 की शुरुआत के कुछ वर्षों पहले यह असम के गैर असमिया भाषी क्षेत्रों में असमिया विरोधी आंदोलन का कारण बना। आंदोलन ने 1963 में बोडो बहुल क्षेत्रों के स्कूलों में बोडो भाषा का शुरू करने के माध्यम के रूप में बोडो भाषा का पेश करने की मांग की। 1967 में बोडो ने एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उदयांचल के निर्माण की मांग की, और ये उदयांचल की मांग असम राज्य से बाहर या इसके भीतर राज्य के निर्माण की मांग के बीच हमेशा झूलती रही। तो साथियों, इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो पूरा जो पूर्वोत्तर का जो राज्य है, खासतौर से जितने भी राज्य हैं, उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग जो प्रादेशिक इकाइयां हैं, जो प्रादेशिक पहचान है, उनको लेकर के हमने देखा कि आंदोलन चलते रहे थे। बोडोलैंड के हमेशा आंदोलन चलता रहा। 2003 में तो हम देखते हैं कि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद बीटीसी का निर्माण किया गया, और बीटीसी की निर्माण के बाद कोकराझार, बक्सा, चिरांग और उदलगुरी सभी इसके अधिकार क्षेत्र में शामिल हो गए। और अभी भी हम देखते हैं कि इस संघर्ष के बाद एक संप्रभु राज्य की मांग को लेकर के 2020 में तीसरे बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह भारत सरकार, असम सरकार और बोडो संगठनों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया एक त्रिपक्षीय समझौता था। इसने भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत असम में सत्ता के बंटवारे और शासन का नया मॉडल रखा। तीसरे बोडो समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले बोडो दलों में ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, यूनाइटेड बोडो पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एनडीएफबी के सभी 4 गुट थे। बीटीसी क्षेत्र के विस्तार के लिए प्रदान किए गए नए समझौते ने बीटीसी को धन के लिए राज्य सरकार पर निर्भर नहीं रहने, उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति में अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया। हालांकि गृह और पुलिस विभाग राज्य सरकार के पास ही रहेगा। तो साथियों, हमने देखा है कि 1940 के दशक के बाद से पूर्वोत्तर भारत ने वर्षों से स्वायत्तता आंदोलन को देखा है। स्वायत्तता आंदोलन एक क्षेत्र में लोगों की सामूहिक कार्रवाई है, जो अपने संबंधित मुद्दों के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वायत्तता प्रदान करने के लिए संघीय संबंधों का पुनर्गठन चाहते हैं। पूर्वोत्तर भारत में ये आंदोलन अलग अलग रूप लेते हैं। एक संप्रभु राज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से विद्रोह, स्वायत्त जिला, क्षेत्रीय या क्षेत्रीय परिषद प्राप्त करने के लिए मौजूदा राज्य या आंदोलन से राज्य या केंद्र शासित जो प्रदेश के लिए सामूहिक कार्रवाई। आंदोलनों का जन्म स्वायत्तता आंदोलन के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच इस समझ के कारण होता है कि मौजूदा संघीय ढांचे में उनके साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विभिन्न पहलुओं पर उचित व्यवहार नहीं किया गया है। तो साथियों, एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि जो निर्जातीयता है उसका विशिष्ट महत्व है, खासतौर से पहचान की राजनीति में। और पूर्वोत्तर का जो पूरा जो 8 राज्य हैं उसमें निर्जातीयता की जो राजनीति है वो बड़ी हावी रहती है। जो पहाड़ी राज्य हैं, जो स्वायत्त जिले हैं और जो जाति विशिष्टता है, तो इस पूर्वांचल जो पूर्वोत्तर भारत है उसकी विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि कई बार निर्णय बहुत देर से होता है, और उसके चलते भी हम देखते हैं कि लोगों का आक्रोश बढ़ता रहता है। ऐसे में जो स्वायत्तता वाली जो आंदोलन है वो उसमें धार मिलती रहती है। लेकिन समय और परिस्थिति के हिसाब से देखते हुए और इस पूर्वोत्तर भारत की विशिष्टता को देखते हुए भारत सरकार समय समय पर उचित कदम उठाती रहती है। हमें लगता है
कि आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।